पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखा और इमरजेंसी के दौर को याद करते करते हिटलर भी उन्हें याद आ गया। हमें लगा आपको जानना चाहिए क्योंकि हिटलर कोई एक शब्द नहीं, एक राजनीतिक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के आश्रय अलग अलग तरीके से हर दौर में हिटलर हुए हैं क्या, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। तो दुनिया का सबसे ताकतवर तानाशाह जब बोलता था तो जर्मनी की जनता उसके भाषणों पर मुग्ध हो जाया करती थी और इसे ही हिटलर ने अपनी ताकत बनाया। क्योंकि जिस दौर में जर्मनी की जमीन पर हिटलर का उदय हुआ उस वक्त वहां के हालात बेहद खराब थे। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में गरीबी और बेरोजगारी चरम पर थी। तब हिटलर ने उन लोगों को सपना दिखाया तो एक भटके हुए देश के झूलते हुए लोकतंत्र पर हिटलर के फ्रीडम एंड ब्रेड के स्लोगन का जादू चल पड़ा। 1933 में जर्मनी के चांसलर बनने के एक बरस बाद बुकरबर्ग हार्वेस्ट फेस्टिवल में हजारों की भीड़ अपने नए नेता को देखने पहुंची तो हिटलर ने उनकी जिंदगी को बदलने के लिए 4 बरस का वक्त मांगा। Unemployment must be overcome. People of Germany, give us 4 years, then pass judgment. और जब अरुण जेटली ये कहते हैं कि इमरजेंसी की स्क्रिप्ट 1933 के नाजी जर्मनी से प्रेरित रही और जब वो इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से करते हुए यह लिखते हैं कि दोनों ने ही देश पर खतरे का जिक्र करते हुए तानाशाही थोपी, तो सवाल यह भी है, क्या ऐसा करने वाला हिटलर पहला आदमी था और इंदिरा गांधी आखिरी, या फिर मौजूदा वक्त में दुनिया का हर नेता यही कर रहा है, लोगों को डर दिखाकर देश की बदहाली का डंका पीटकर अपनी सत्ता जमा रहा है और जिक्र राष्ट्रीयता का। क्योंकि अगर हिटलर पर लौटिए तो उसने भी भले ही अपने शुरुआती भाषणों में यह कहा हो कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहता है, लेकिन ये सच सबको पता है, हिटलर की तानाशाही की नींव ही वो नस्लवादी सोच थी जिसने 12 बरस तक जर्मनी को तानाशाही के नर्क में झोंका। हिटलर की नजर में जर्मन उस आर्यन सभ्यता के थे जिन्हें वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानता था। Diese Führung angeschlossen und unterstellt. इसीलिए सत्ता पर काबिज होते ही हिटलर ने चुन चुनकर यहूदियों को निशाना बनाना शुरू किया। 1935 में एक कानून बनाकर यहूदियों को जर्मनी में सेकंड क्लास सिटीजन घोषित कर दिया। स्कूली बच्चों को यह पढ़ाया जाने लगा वो कैसे किसी यहूदी को देखकर ही उसे पहचान सके और उससे दूरी बना सके। और इस तरह हिटलर ने राष्ट्रवाद की वो कहानी गढ़ी जिसमें जर्मन मूल के लोगों को लगने लगा यही वो नेता है जो उन्हें आगे ले जा सकता है। तो एक तरफ जहां हिटलर अपने सारे विरोधियों को खत्म करता जा रहा था, सत्ता को पूरी तरह अपने हाथ में लेता जा रहा था, वही लोगों को राष्ट्रवाद के झूठे स्वप्न में उलझाए रखने के लिए ऐसे फैसले कर रहा था जो नेता के तौर पर उसकी छवि गढ़ सके। जैसे हिटलर दुनिया का पहला नेता था जिसने सिगरेट पीने के खिलाफ अभियान चलाया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिगरेट पीने वालों पर जुर्माना लगाने का कानून बनाकर लोगों की तारीफ और समर्थन हासिल किया। हिटलर ने जानवरों की हत्या के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उसके खिलाफ कानून बनाया और इन सब के साथ उसने न्यू जर्मन राइस का स्लोगन दिया। जी, जैसे आजकल भारत में न्यू इंडिया का जिक्र होता है। Deutsche Jugend, wir wollen ein Reich sehen. तो फिर लौट चलिए जेटली के उसी ब्लॉग पर जिसमें उन्होंने हिटलर की हर बात का जिक्र किया जिसकी तुलना 1975 की इमरजेंसी से की। लेकिन हिटलर की उस सोच के बारे में लिखना भूल गए जो राष्ट्रवाद के उसी सिद्धांत पर पली बड़ी जिसे हर सत्ता अपनाती है, यानी सत्ता कैसे हर काम को देश हित से जोड़ सकती है, ये दुनिया को और किसी ने नहीं, हिटलर ने ही सिखाया। हिटलर शब्द कमोवेश हर किसी को याद है, लेकिन हिटलर के सामने कौन खड़ा हो पाया, क्या किसी को याद है? हिटलर के सामने एक भारतीय खड़ा हुआ था और उस भारतीय को देश भूल गया। आप सोचेंगे हम किसका जिक्र कर रहे हैं, किसी और का जिक्र नहीं कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और सोचना शुरू कीजिए। हिटलर तो याद है, लेकिन हॉकी के जादूगर ध्यानचंद याद किसी को नहीं। दिन 15 अगस्त 1936, जगह बर्लिन, जर्मनी, मौका ओलंपिक में हॉकी का फाइनल।
तो जिस हिटलर ने अपनी ताकत से दुनिया को नतमस्तक कर दिया था, उसी हिटलर के सामने, उसी के देश में जर्मनी को जब हॉकी में ध्यानचंद ने जमीन चटा दी, तो शायद यह भी पहला मौका था कि हिटलर किसी दूसरे देश के खिलाड़ी नायक की छाती पर तमगा लगाने वाला था। और शायद किसी भारतीय के सामने भी यह पहला मौका था कि वह हिटलर के सामने खड़ा होता। तो कल्पना कीजिए 1936 का ओलंपिक, जर्मनी के साथ हॉकी का फाइनल, और दर्शकों में 40,000 लोगों के बीच दुनिया का तानाशाह हिटलर भी बैठा था। मुकाबले से ऐन पहले टीम की धड़कनें बढ़ी हुई थी। इसी वक्त टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता ने गुलाम भारत में आजादी का संघर्ष करती कांग्रेस के तिरंगे को अपने बैग से निकाला और ध्यानचंद समेत हर खिलाड़ी को तिरंगे की कसम खिलाई कि हिटलर की मौजूदगी से घबराना नहीं है। संयोग देखिए, आजादी से 11 बरस पहले पहला मुकाबला 15 अगस्त के दिन ही था। हिंदुस्तानी टीम ने तिरंगे को दिल में लहराया और उतर पड़ी हिटलर की जर्मनी से मैदान में लोहा लेने। इंडिया स्कोर। हाफ टाइम तक ध्यानचंद की अगुवाई में टीम ने ऐसा कमाल दिखाया, धड़ाधड़ 4 गोल ठोक दिए और जर्मनी को हारता देख हिटलर हाफ टाइम में उठकर चला गया। मुकाबला खत्म हुआ तो भारत के 8 के मुकाबले जर्मनी सिर्फ 1 गोल ठोक पाया, और संयोग था वह गोल भी, क्योंकि गोल भी भारतीय खिलाड़ी तापसेल की गलती से हुआ था। The final result was India 8, Germany 1. भारत इतिहास रच चुका था, लेकिन खिलाड़ियों की नींद फिर भी उड़ी हुई थी, क्योंकि तमगा देने का दिन 16 अगस्त तय हुआ, और तय हुआ कि हिटलर खुद ध्यानचंद से मिलना चाहते हैं। ध्यानचंद को रात भर नींद नहीं आई। हिटलर सामने होगा तो क्या कहेगा? डर था कहीं जर्मनी की टीम को हराने के चलते कोई जुलूम निर्देश ना दे दे। खैर, वो वक्त भी आ गया जब ध्यानचंद हिटलर के सामने खड़े थे। हिटलर ने ध्यानचंद की पीठ ठोकी, नजरें ऊपर से नीचे तक दौड़ाई। हिटलर की नजर ध्यानचंद के जूतों में अटक गई। जूते अंगूठे के पास फटे हुए थे। हिटलर ने पूछा, इंडिया में क्या करते हो? ध्यानचंद ने कहा, सेना में हूं। सेना शब्द सुनते ही हिटलर ने ध्यानचंद की पीठ फिर ठोकी। हिटलर ने फिर सवाल दागा, सेना में क्या करते हो? ध्यानचंद ने कहा, पंजाब रेजिमेंट में लांस नायक हूं। हिटलर ने तुरंत कहा, जर्मनी में रह जाओ, यहां मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। ध्यानचंद को एक पल समझ न आया कि यह जर्मन चांसलर का निर्देश है या फिर ऑफर। ध्यानचंद ने खुद को संभाला और कहा, पंजाब रेजिमेंट पर मुझे गर्व है और भारत ही मेरा देश है। हिटलर ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और हिटलर ने सोने का तमगा ध्यानचंद को दिया और फौरन मुड़कर स्टेडियम से बाहर निकल गया। तो जिस हिटलर को तानाशाह माना गया, सवाल उसका नहीं। सवाल तो यह है कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का क्या हुआ? और राष्ट्रीयता में गोते लगाते देश के सियासतदानों के सामने ध्यानचंद का नाम क्या हर किसी ने भुला दिया? क्योंकि दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले ध्यानचंद पर गर्व हर किसी को है, और हिटलर शब्द कोई भुलाए नहीं भूलता। और हिटलर शब्द के आश्रय खुद को लोकतांत्रिक करार देने का मुहावरा देश में चल निकला है। पर ध्यानचंद को भारत रत्न दे दिया जाए, यह हिम्मत होती क्यों नहीं? और यह सवाल तब जब आर्थिक तंगी के चलते ध्यानचंद की मौत एम्स के जनरल वार्ड में होती है। 3 दिसंबर 1989 को ध्यानचंद की मौत के बाद भी सरकार से मदद नहीं मिलती, बल्कि पंजाब रेजिमेंट के जवान मदद के लिए आगे आते हैं। और ध्यानचंद को यह देश अब तक भारत रत्न नहीं दे पाया, और शायद सत्ता के गलियारे में ध्यानचंद का नाम हर कोई भूल चुका है, पर हिटलर हर किसी को याद है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।